भाई लोगों, मैं ना एक स्टडी कर रहा था जिसमें मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कितने इंडियंस हो सकते हैं कि जिनको कनाडा छोड़ के वापस इंडिया जाना पड़ सकता है। मतलब बहुत सारी जो इंडियन अभी यहाँ पे वर्क परमिट के ऊपर हैं एंड उनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं। हो सकता है किसी का वर्क परमिट इसी साल एक्सपायर हो रहा हो, किसी का अगले साल, या किसी का 2027 में। तो भाई लोगों, जो मेरे सामने नंबर आए हैं ना, मेरे को खुद अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे को 4-5 बार डबल चेक करना पड़ा, बट नंबर सही था। और इस नंबर तक मैं कैसे पहुंचा, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे ना तो भाई आपकी भी आंखें जो खुली की खुली रह जाएंगी। तो चलो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। भाई लोग, अभी जो कनाडा में वर्क परमिट होल्डर बताए जा रहे हैं ना, उनकी संख्या 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख लोग। 15 लाख लोग अभी इस समय कनाडा में वर्क परमिट के ऊपर हैं। इसमें से जो 3.5 लाख लोग हैं, वो ऐसा बताया जा रहा है कि जो असाइलम के ऊपर आते हैं, या प्रोटेक्टेड पर्सन होते हैं, या ऐसे जो सिमिलर कैटेगरी होते हैं उसमें है। तो अगर हम 3.5 लाख को माइनस कर देते हैं 15 लाख में से, तो नंबर जो बचता है वो आता है 11,50,000 का। एंड 11,50,000 में से भी अगर हम 1.5 लाख निकाल दें, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो यूके से यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, या यूएसए से आते हैं, मतलब उनका यहाँ पे बिजनेस चल रहा होता है, तो उनके पास ऐसा वर्क परमिट होता है जिससे वो कनाडा आ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम मोस्टली उनके बारे में बात करने वाले हैं जो डेवलपिंग कंट्री से आते हैं। तो हम 1.5 लाख में इसमें से माइनस कर देते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि 10 लाख बंदे हैं जहाँ पे, जो जहाँ पे स्टडी वीज़ा के ऊपर आए थे और बाद में उन्होंने वर्क परमिट ले लिया। ज़्यादातर लोग तो इंडिया से आते हैं कनाडा में स्टडी करने के लिए। तो अगर ज़्यादा लोग इंडिया से आएंगे स्टडी करने के लिए, तो ऑफ कोर्स वर्क परमिट भी ज़्यादा ही होंगे ना, मतलब इंडियन के पास वर्क परमिट ज़्यादा होंगे। तो अगर हम 50% भी मान लेते हैं कि इंडिया से यहाँ पे वर्क परमिट के ऊपर है, तो वो नंबर बनता है 5 लाख का। अभी हम जो मान के चल रहे हैं कि 5 लाख इंडियन है जो जहाँ पे वर्क परमिट के ऊपर है, वो आगे जाके अपनी पीआर की फाइल लगाएंगे। बट हर किसी को पीआर नहीं मिलने वाली, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि 20% इंडियंस को हो सकती है कि पीआर मिल जाए। अगर 20% इंडियंस को पीआर मिल जाती है तो ये नंबर बनता है 1 लाख का। तो अगर हम 5 लाख में से 1 लाख को माइनस कर दें, तो पीछे नंबर बचता है वो बचता है 4 लाख का। तो ऐसे में हो सकता है कि 4 लाख बंदों को 1 से 3 साल के अंदर अंदर कनाडा छोड़ के इंडिया वापस आना पड़ सकता है। बैल को 4 लाख तो पहले इतना बड़ा नंबर है, लेकिन ये वीडियो की शुरुआत है। अभी जो आप आगे सुनोगे ना, आगे जो आप नंबर सुनोगे, उसके बाद तो भाई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो नंबर सुन के तो आपका दिमाग हिल जाएगा। तो भाई लोग, अगर मान के चलें कि जहाँ पे बंदा स्टडी वीज़ा के ऊपर आया था और उसकी 2 साल की स्टडी थी, तो 2 साल की स्टडी पे आप मान के चलो कि 25 लाख का खर्चा तो आ ही जाता है, क्योंकि कनाडा में स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। और ये सिर्फ मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ भाई लोगों, और किसी की बात नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे जो रहने के खर्चे वगैरह होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है ना, कई लोगों की स्टडी 1 साल की होती है, कईयों की 3 साल की होती है, मतलब ऊपर नीचे हो सकती है। पर हम इस वीडियो में मान के चलते हैं कि जो 4 लाख बंदे हैं जो 2 साल की स्टडी लेकर आए थे, और इस 2 साल की स्टडी के लिए जो उनका खर्चा आया था वो आया था 25 लाख रुपए। अगर हम 25 लाख को 4 लाख लोगों से मल्टीप्लाई करें, तो जो नंबर आता है वो आता है 1 लाख करोड़ का। मतलब एक के पीछे 12 जीरो, 1 लाख करोड़, जो कनेडियन डॉलर्स में अराउंड बन जाते हैं 16.6 बिलियन डॉलर। तो इन 4 लाख लोगों का अगर हम मान के चलें कि 1 लाख करोड़ लग चुका है यहाँ पे स्टडी करने के लिए, एंड उसके बाद उनकी पीआर नहीं होती, तो एक तरह से मान के चलो कि उनके जो पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। वेस्ट इन द सेंस, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे पीआर के लिए ही आते हैं। अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो लोग कनाडा में आना ना ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि कनाडा में पीआर के रूल्स स्टिल बहुत ज़्यादा ईजी थे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर हम न्यूजीलैंड से कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें, यूके से कंपेयर करें, या यूएसए से कंपेयर करें, कनाडा में पीआर होना बहुत ही ज़्यादा ईजी था। बट अभी जो रूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की पीआर नहीं हो रही। तो अगर हम ऐसा मान के चलें कि जो ये 4 लाख बंदे हैं जो भी वर्क परमिट के ऊपर हैं कनाडा में, अगर उनकी पीआर नहीं होती और वो यहाँ पे आई पीआर के लिए थे कि हाँ भी उनकी पीआर हो जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो एक तरह के जो उनके पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। और जो नंबर है वो है 1 लाख करोड़ का। भाई वो 1 लाख करोड़ इतना बड़ा नंबर है ना, जैसे इंडिया में एक गाड़ी है क्रेटा, बहुत ही फेमस गाड़ी है इंडिया में। अगर हम उसके टॉप मॉडल की बात करें तो वो अराउंड 20 लाख में आ जाता है। तो 1 लाख करोड़ में क्रेटा का टॉप मॉडल 5 लाख बार खरीदा जा सकता है। भाई लोग, एक गाड़ी 20 लाख वाली गाड़ी, उसको हम 5 लाख बार खरीद सकते हैं। थोड़ी आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ। इंडिया में जो भी गोल्ड का प्राइस बताया जा रहा है वो है 1,30,000 रुपये 10 ग्राम के लिए, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी ने 1 किलो सोना खरीदना है तो उसके लिए उसको 1 करोड़ 30 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो 1 लाख करोड़ में 76,923 किलो सोना खरीदा जा सकता है। 76,923 किलो सोना। और सोना एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाती है। ये जो 10 ग्राम सोना 1,30,000 का मिल रहा है अभी, हो सकता है कि 10 साल बाद ये 3 लाख का मिले या 4 लाख का मिले। इसके अलावा भाई लोगों, कई देशों का तो डिफेंस का बजट भी नहीं होता साल का इतना। अगर हम पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका का बजट मिला लेना डिफेंस का बजट, तो भी इतने पैसे नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 16.6 बिलियन कनेडियन डॉलर्स की। अगर हम पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का डिफेंस बजट मिला दें तो वो बनता है 13.9 बिलियन, यानी फिर भी 3-3.5 बिलियन कमी है। अभी आप यही सोच रहे होगे ना कि अगर ये बंदे इतना पैसा लगा के यहाँ पे आए हैं कनाडा में,
तो ये वापस क्यों जाएंगे? तो भाई लोग इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हो सकते हैं कि कनाडा में रहने की कोशिश करेंगे, बट बहुत सारे लोग वापस भी आ जाएंगे। अभी उसके पीछे कारण बताता हूँ क्यों। भाई लोग, अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है और आपके पास कोई भी वैलिड स्टेटस नहीं है, तो उस केस में आप कनाडा में गैर कानूनी हो सकते हो। तो अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको डिटेन किया जा सकता है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, और इसी के साथ साथ आपके ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है। तो अगर आपके ऊपर बैन लग जाता है तो आपका कनाडा आने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते, तो डिपोर्ट होने से बचने के लिए, बैन से बचने के लिए वो अपने आप कनाडा छोड़ के वापस इंडिया आ जाएंगे। कई लोग फ्यूचर की सोच के चलते हैं। फ्यूचर की सोच के कैसे? कि वो सोचेंगे कि हाँ भी वो इंडिया आके थोड़ा काम कर लेंगे, जैसे ऐसे किसी जॉब के ऊपर वो काम कर लेंगे जिनसे उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगा, जिनकी वजह से उनको जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा मिलेंगे। तो कल को अगर वो इंडिया से फाइल लगाएंगे पीआर की, तो हो सकता है कि उनकी इंडिया से पीआर की फाइल लग जाए, तो वो सीधे कनाडा पीआर ही आएंगे। और क्या कर सकते हैं, वो इंडिया जाके फ्रेंच सीख सकते हैं। तो बहुत सारे बंदे ऐसा हो सकता है कि यही सोच रहे हो कि हाँ भी इंडिया जाते हैं, वहाँ पे जाके फ्रेंच सीख लेंगे। जब एक बार फ्रेंच का टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो उससे पॉइंट बढ़ सकते हैं, और साथ में जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा गेन कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, तो इंडिया से उनकी पीआर की फाइल लग जाएगी। और मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कनाडा में पिछले 6 साल से रह रहे थे, 7 साल से रह रहे थे, लेकिन उनकी पीआर का नहीं बना, जिसकी वजह से उनको कनाडा छोड़ के वापस इंडिया आना पड़ा। क्योंकि पहले लोग ऐसा बोलते थे कि कोई भी बंदा अगर एक बार कनाडा आ जाता है ना, तो बिना पीआर लिए वापस नहीं जाता। लेकिन अभी ये बात है वो पूरी तरीके से गलत साबित हो रही है, बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है इंडिया के ऊपर और कनाडा के ऊपर। भाई लोग, सबसे पहले हम कनाडा के बारे में बात करते हैं। अभी हम सबको पता है कनाडा में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है कि सब कुछ यहाँ पे अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। जैसे जो बड़े शहरों में बेसमेंट है वो ऐसा बताया जा रहा है कि 2-2 हज़ार डॉलर में बिक रही हैं। अगर मैं विन्नीपेग की बात करूँ तो विन्नीपेग में भी 1200 की तो बेसमेंट मिल रही है। तो अगर ये 4 लाख बंदा कनाडा छोड़ के चला जाएगा तो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो डिमांड अगर कम हो जाएगी, बेसमेंट लेने वाले कम होंगे, तो बेसमेंट के रेट अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो हो सकता है कि बड़े शहरों में जैसे कि टोरंटो या वैंकूवर, जहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि बेसमेंट 2000 में मिलती है, वो 1200 या 1300 पे आ जाए। और विन्नीपेग वर्ग के छोटे शहरों में हो सकता है कि बेसमेंट के रेट 800-900 पे चले जाएं, क्योंकि अगर डिमांड कम होगी ना तो रेट अपने आप नीचे आ जाएंगे। इसके अलावा जॉब लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है जहाँ पे। तो अगर 4 लाख बंदा यहाँ से चला जाता है तो जहाँ पे जॉब लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर 4 लाख पोजीशन खाली होंगी तो उनको कोई ना कोई तो फिल करेगा ना, जिससे हो सकता है कि कनाडा में बेरोजगारी कम हो। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि कई लोगों ने ना घर का बिजनेस ही बनाया हुआ था। जैसे वो क्या करते थे ना कि घर ले लेते थे और घर के दोनों पोर्शन, जैसे ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, वो रेंट पे दे देते थे, जिनसे उनकी जो मॉर्गेज होती थी वो निकलती रहती थी। तो ऐसे करके ना कई लोगों ने 2-2 3-3 घर लिए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि घरों के जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। अगर कल को रेंट कम हो जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है, तो जिन लोगों ने 2-2 3-3 घर लिए हुए हैं, इसका बिजनेस बनाया हुआ है, हो सकता है कि उनको अपने घर भी बेचने पड़ सकते हैं। क्योंकि डिमांड नहीं होगी तो घर रेंट पे कौन लेगा? ना कोई बेसमेंट रेंट पे लेगा, ना इसका ऊपर वाला पोर्शन कोई रेंट पे लेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि मॉर्गेज देने में प्रॉब्लम आ सकती है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो घरों की शॉर्टेज है वो कम होगी और घरों के प्राइस नीचे आ सकते हैं। जैसे मान के चलो कि ब्रैम्पटन में अगर कोई घर 1 मिलियन का है तो हो सकता है कि उसका प्राइस 7 लाख हो जाए। तो बहुत सारे लोगों को अपने घर लॉस में बेचने पड़ सकते हैं। अभी नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहले अगर कोई बंदा कनाडा से बाहर से देखेगा कि हाँ भी कनाडा में ऐसे लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो लोग कनाडा जाना कम कर देंगे। अगर भाई लोगों कोई स्टूडेंट है वो कनाडा की स्टडी करना चाहता है, लेकिन जब वो ऐसी खबरें सुनेगा या उसको इसके बारे में पता लगेगा कि कैसे लोग वापस आ रहे हैं कनाडा छोड़ के, तो उसका जो कनाडा जाने का रुझान है ना वो कम हो जाएगा। फिर वो यही सोचेगा कि मैं इंडिया में रुक जाता हूँ या किसी और देश चला जाता हूँ, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कनाडा में स्टूडेंट्स की कमी हो सकती है। और कनाडा में स्टूडेंट आना पहले बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, जिससे हो सकता है कनाडा की जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी थोड़ी नीचे आ जाए। क्योंकि जब कोई स्टूडेंट कनाडा में आता है तो हजारों डॉलर लगा के वो कनाडा में आता है, तो ये हजारों डॉलर कनाडा में आना बंद हो जाएगा। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के लिए अच्छी खबर ये हो सकती है कि जो इंडिया का पैसा वो इंडिया में ही रहेगा। जैसे लोग लाखों रुपए लगा के बाहर स्टडी करने जाते हैं कनाडा में, तो वो बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि इसका फायदा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को मिलेगा, इंडियन कॉलेजेस को मिलेगा। इसके अलावा इंडियंस का ब्रेन ड्रेन भी होना कम हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये जो स्टूडेंट होंगे जो इंडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में स्टडी करेंगे, वो अपना आगे जाकर स्टार्टअप शुरू करें या कोई और बिजनेस शुरू करें, जिससे इंडिया में जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर हम इंडिया के नुकसान की बात करें तो हो सकता है कि जो लोग कनाडा में इंडिया को पैसे बेचते हैं ना वो कम हो सकते हैं। क्योंकि 4 लाख बंदा है ना, तो 4 लाख बंदा वर्क परमिट के ऊपर हो सकता है। तो अगर ये बंदे वापस इंडिया जाते हैं तो जो रेमिटेंस है इंडिया का वो कम हो जाएगा। क्योंकि कनाडा में डॉलर्स में बंदा कमाता है, तो इंडिया में जो रेमिटेंस होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंडिया की जीडीपी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। पर अगर देखा जाए ना तो इंडिया को सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस है ना वो यूएसए से आता है, अराउंड 37 बिलियन डॉलर्स का। तो अगर हम कनाडा के रेमिटेंस की बात करें तो वो अराउंड बनता है 5 बिलियन डॉलर के आसपास। तो हो सकता है कि इंडिया को 400 या 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है रेमिटेंस में। वैसे अगर हम टोटल रेमिटेंस की बात करें तो इंडिया में 135 बिलियन का रेमिटेंस आता है। भाई लोगों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।